नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी को सराहा। कहा, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है एनसीसी। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल। भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव। भाजपा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कल शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। 32 दलों के 42 नेता रहे मौजूद। किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार। डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर बन रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से फैल रहा है यूपीआई। आरबीआई ने एक रिपोर्ट में दी जानकारी। और पर्थ क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 534 रन का विशाल लक्ष्य। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने खेली शतकीय पारियां। और समाचार को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल क्रांति के दौर में बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आए युवाओं के प्रयासों की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से प्रवासी भारतीयों के द्वारा दुनिया भर में किए गए प्रयासों को सामने लाने के लिए कहानियां साझा करने को भी कहा है। डिजिटल युग में बुजुर्गों के प्रति युवा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों को डिजिटल तकनीक के बारे में जानकारी देने और उनकी मदद करने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवा बुजुर्गों को डिजिटल तकनीक की जानकारी देने के अलावा उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मन की बात की पिछली कड़ी में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के खतरे का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कुछ युवाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के युवा बुजुर्गों की मदद कर उन्हें डिजिटल युग में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता प्रदान कर सकते हैं। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। देश भर के कई पुस्तकालयों में बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। पुस्तकालयों को रचनात्मक और सीखने का केंद्र बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किशोरों और युवाओं से किताबों से दोस्ती बढ़ाने का आग्रह किया ताकि उनके जीवन में बदलाव आ सके। हैदराबाद में फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने भी कई शानदार लाइब्रेरीज बनाई है। इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विषयों पर ठोस जानकारी के साथ पढ़ने के लिए किताबें मिले। बिहार में गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है। इस लाइब्रेरी से करीब 12 गांवों के युवाओं को किताबें पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है। साथ ही ये लाइब्रेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों के सामर्थ्य से जुड़ी कहानियों को नमो ऐप पर या माईगव और #इंडियन डायस्पोरा स्टोरी के साथ शेयर करने की अपील की। पीएम मोदी ने ओमान में चल रहे एक असाधारण प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। ओमान में भारतीय दूतावास और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक टीम ने इन परिवारों की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का काम शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों डॉक्यूमेंट्स जुटाए जा चुके हैं। ओमान के लोगों के साथ उनके संबंध कैसे आगे बढ़े, ये सब कुछ इन दस्तावेजों का हिस्सा है। पीएम मोदी ने इस कड़ी में स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास का जिक्र किया। उपनिषदों का अनुवाद स्लोवाक भाषा में किया गया है। ऐसे प्रयास भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान आज जमकर बवाल हुआ। हालांकि बवाल के बावजूद सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि अदालत की ओर से नियुक्त टीम जब सर्वे करने पहुंची तो हालात बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ ने सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि पत्थरबाजी और झड़प के बीच ही अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे टीम ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे का काम पूरा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद बीते 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद के प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। मस्जिद के सर्वे के लिए आज भी टीम पहुंची थी, तभी यह बवाल हो गया। और उत्तर प्रदेश के संभल में पत्थरबाजी की घटना पर मंडलायुक्त धनंजय कुमार सिंह ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे चल रहा था। इसी दौरान कुछ लोग एकत्रित होकर मस्जिद के बाहर नारेबाजी करने लगे और इसके साथ ही पथराव भी करने लगे। मंडलायुक्त ने कहा कि इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पीसफुल सर्वे चल रहा था, 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहां पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे होके, भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे, जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें। उसमें हमारे कुछ जवानों की को भी इंजरी आई है। और फिर पुलिस ने बल प्रयोग करके सब तितर बितर किया। जो सर्वे की टीम थी अपना सर्वे का काम करके वो निकल चुकी है। तो मंडलायुक्त ने बताया कि पत्थरबाजी के अलावा छत से फायरिंग भी की गई, जिसमें कुछ पुलिस के जवान घायल भी हो गए। और संभल की घटना को लेकर भाजपा नेता अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संभल में जो बवाल हुआ है वो अखिलेश यादव की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। संभल में आज जिस प्रकार से बवाल हुआ उसके पीछे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी की विभाजनकारी सोच कहीं ना कहीं हावी दिखती है। बेचैनी, बदहवासी और हताशा, निराशा है समाजवादी पार्टी आज की उनकी हरकतों से जिस समझा जा सकता है। इस प्रकार से उपचुनाव में करारी हार मिली है, ये जख्म इतना गहरा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता निश्चित रूप से आज परेशान हैं। और बीजेपी नेता और सांसद कंगना रनौत ने संभल में हुए उपद्रव की निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कई जगहें हैं जहां हिंदुओं का आना जाना पूरी तरह से मना है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज़ को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे। तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे सबसे पहले तो ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, क्या अब इलाके में शांति बनी हुई है? एक तो ये समझना चाहेंगे। दूसरी बात, अभी हमने मंडलायुक्त को सुना, उन्होंने कहा कि छत से फायरिंग भी की गई है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जो पथराव और इस घटना में शामिल थे। क्या क्या अपडेट्स देंगे आप? देखिए निखिल, इस मामले में मैं आपको बड़ी खबर दूंगा। जो मंडला आयुक्त ने बताया, उन्होंने अपनी बात में इस बात की भी पुष्टि की है कि इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी थी जिसमें उनकी मौत हो गई है। साथ साथ जो पुलिस अधीक्षक है उनके पीआरओ के पैर में भी गोली के छर्रे लगे हुए हैं। तमाम सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और जब वहां पर सुबह पुलिस टीम पहुंची थी वहां पर सर्वे टीम के साथ में, तब बिल्कुल प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग वहां पर एकत्रित हो जाएंगे। लगभग 3 तरफ से भीड़ आ जाती है, वहां हजारों की भीड़ आ जाती है। और जो पथराव की घटना होती है, खास तौर से जो पुलिस
के ऊपर फायरिंग की घटना होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, इसके पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ी साजिश तमाम सारे लोग रहे होंगे जो इस घटना को अंजाम दिया गया, इस बड़े बवाल को अंजाम दिया गया। हालांकि उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। अब पूरे इलाके की अगर बात करें तो इस दौरान वहां पर फिलहाल तो सन्नाटा पसरा हुआ है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जो ये घटना हुई है बहुत ही गंभीर घटना है और इस घटना में प्रशासन का कहना है कि जो भी लोग इस घटना में हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है, साथ ही साथ जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ NSA तक की कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी घटना आज हो गई है संभल में, तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो CO है और SP के PRO हैं उनके पैर में गोली लगी है, तमाम सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि कुछ जो खबरें मिल रही है DM SP के ऊपर भी कुछ पत्थर आके गिरे थे, तो निश्चित रूप से कितनी बड़ी ये साजिश रची गई है इसका निखिल अंदाजा लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर आपने कहा कि 3 लोगों की मौत हुई है, ये समझना चाहेंगे कि ये मौत किसकी हुई है, क्या पुलिसकर्मी है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है? और हमने जो अभी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं विकास, उसमें जो ईंटें पड़ी हुई हैं, ऐसा लगता है कि ताजा ईंटों को तोड़ करके पहले से उनको स्टोर किया गया था। तो ये जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले से ये प्री प्लान किया गया था ये पूरी घटना अंजाम देने के लिए। देखिए निखिल, जब इतनी सारी भीड़ एकत्रित होती है और इस तरीके की हिंसक वारदात करती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ लोगों की प्लानिंग जरूर होती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन प्रशासन को शायद इस बात की भनक नहीं थी, क्योंकि वहां पर जब टीम पहुंची थी अंदर काम चल रहा था, सर्वे का काम चल रहा था और बाहर पुलिस टीम के ऊपर अचानक से ये हमला हो जाता है। तो बिल्कुल जो वहां पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, वहां पर जो गाड़ियां जलाई गई हैं, एक पुलिसकर्मी है सब इंस्पेक्टर, उसकी जो प्राइवेट व्हीकल थी उसमें आग लगा दी गई है। ये तमाम सारी जो घटनाएं हैं ये इस बात को दर्शा रही हैं कि उन लोगों के मंसूबे किस कदर थे। और जो आपने पूछा कि वो लोग कौन है, उस भीड़ में ही लोग थे। चूंकि फायरिंग भीड़ की ही तरफ से की गई थी, कहना है मंडलायुक्त का, तो इस बात की शिनाख्त की जा रही है कि गोली किस तरफ से चलाई गई और किस किस पर लगी है। चूंकि SP के PRO के पैर में भी गोली लगी हुई है, गोली के छर्रे लगे हुए हैं, तो इस बात की तस्दीक की जा रही है कि गोली किस प्रकार से भीड़ में किस तरफ से चलाई गई है। क्योंकि बड़ी संख्या में वहां से 2 से 3 हजार तक की भीड़ एकत्रित हो गई थे, तो उस भीड़ के बाद अब जांच के बाद ये स्पष्ट किया जाएगा कि कौन वो लोग हैं जो उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकास, एक बात आपने देखी कि 19 तारीख को जो सर्वे किया गया अदालत के आदेश के बाद वो शांतिपूर्वक रहा, उसमें शायद जो वहां पर जो लोग थे उनको ये पता नहीं था कि सर्वे होने वाला है, शायद मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं। और लेकिन जब आज ये जो सर्वे हुआ तो उसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। आपने भूपेंद्र चौधरी को सुना, वो कह रहे हैं कि ये सारी साजिश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे, अखिलेश यादव पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है। देखिए निखिल, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पूरी घटना के पीछे कल आए चुनाव परिणाम भी हो सकते हैं। क्योंकि संभल में उस जगह है, ये संभल जो है लोकसभा क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र आता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 96,000 वोटों से के अंतर से जीतते हैं। तो वहां पर फिलहाल बाकी जो विपक्षी लोग हैं, विपक्षी दल हैं, या जो कह लें जो तमाम सारे लोग हैं, उनके सारी समीकरण जो बनाए रहते हैं, बने बनाए समीकरण बिगड़ जाते हैं। उनको लगता है उनका जो ताना बाना है, जिसके सहारे वो लोग राजनीति करते थे, कहीं ना कहीं वो बिगड़ गया है। तो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पुराना काकस बना के रखा था जिन लोगों ने, जो रसूखदार लोग थे, जो तमाम सारे लोगों को अपने खाली एक बात का सोचते थे कि मेरी एक बात पे ये लोग एक जगह ही एकत्रित रहेंगे, उनकी सोच उन्हीं के अनुसार चलेगी, कोई अलग नहीं सोच सकता है। इस विचारधारा पर विराम लगा था कि लोग विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुना जो कि सत्ता में है। वो लोगों का ये कहना था क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो हम अपने विकास की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जातीय ताना बाना कल टूटा है वहां पर, उसका भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है। एक इशारा साफ करता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इशारा कर रहे हैं जिस तरफ, कि उस घटना के कारण भी इस तरीके की घटना को अंजाम या ये साजिश रची गई है, कहीं ना कहीं उसका प्रतिकार हो सकता है। जी निश्चित तौर पर, और इस साजिश
साजिश में कौन लोग शामिल थे, ये भी जांच का विषय हो सकता है, और खास तौर पर क्या इसमें राजनीतिक शह थी, ये भी इस जांच का विषय हो सकता है। इस विषय पर भी हम आपसे आगे बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हम संभल में हुए पथराव, आगजनी और गोली जो चलाई गई है उस घटना पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सिंह संभल से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। विकास, पुलिस की कार्रवाई के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। पुलिस फिलहाल उसकी क्या कार्रवाई है, क्या धरपकड़ की जा रही है, किस तरह से जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कुछ लोगों को क्या हिरासत में लिया गया है, इसको लेकर के क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, जो अभी वहां पर निकल कर सामने आ रहा है कि जिस दौरान भीड़ ने हमला किया था, उस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ वहां पर जो CCTV फुटेज मिले हैं, वहां पर जो वीडियो है वहां के, उनको तलाशा जा रहा है। उन्हीं के आधार पर अपनी अग्रिम कार्रवाई को चिन्हित किया जा रहा है। और खासतौर से एक बड़ी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ने जो वहां बताया भी इस बात को मीडिया से, कि उन लोगों पर NSA की ही कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साफ उन्होंने इस बात को कहा है। चूंकि ये पूरा मामला कोई राजनीतिक मामला नहीं था, कोर्ट की तरफ से था। ये मामला आखिर बिगड़ा क्यों, इसके पीछे लोगों के मंसूबे क्या थे, ये पूरा मामले में जो कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसी के अनुसार वहां पर सर्वे कराया जा रहा था। पहली बार जब टीम पहुंचती है वहां पर तो अंधेरा हो जाने के कारण सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाता है। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने आसपास के जनपदों से कुछ पुलिस बल वहां मंगा लिया था। प्रशासन को इस बात का अंदाजा था कि जुम्मे के दिन अगर कुछ कुछ ऐसे लोग बवाल करने की कोशिश करते हैं तो उसे नियंत्रित किया जा सके शाही जामा मस्जिद में। लेकिन उस दिन शांतिपूर्वक सारे कार्य संपन्न होंगे। लेकिन अचानक आज सुबह जब 7:30 बजे के दौरान जब वहां टीम पहुंचती है, उसके बाद से जब ये बवाल होना चालू होता है तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन भी वहां इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर एकत्रित हो सकती है और वो भीड़ हमलावर हो सकती है। क्योंकि ये मामला पूरा है। अब 29 तारीख को हालांकि सर्वे का काम पूरा करा लिया गया है। ठीक है विकास, एक बात वकील विष्णु शंकर जैन ने भी बताया है। विकास एक बात ये समझना चाहेंगे, थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि दरअसल ये मामला क्या है जहां पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। मस्जिद और मंदिर का जो विवाद है, थोड़ा सा वो भी हमको बताइए। और दूसरी बात ये भी खबर आ रही है कि जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं वो भी बाद में या उस समय पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ में, वो ये खबर कहां तक है? देखिए, जियाउल बर्क वहां पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे ये प्रशासन की तरफ से बताया जाएगा। उन्होंने क्या बात कही है, क्या भावनाएं भड़काने की बात कही है, किस तरीके से बात कही है, ये अभी प्रशासन की तरफ से नहीं बताया गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतनी बड़ी साजिश के पीछे कुछ बड़े रसूखदारों के हाथ हो सकते हैं। और रही बात निखिल इस मामले की, इस मामले में जो शाही जामा मस्जिद है, हिंदू पक्ष का दावा ये है कि 1529 से पहले वहां भगवान विष्णु का श्री हरनाथ मंदिर था। वहां पर बाकायदा पूजा हुआ करती थी।
बाबर नामे में बाबर ने इस बात का जिक्र भी किया है, जो उसका अंग्रेजी है अनुवाद वर्जन है, उसमें इस बात का जिक्र साफ साफ है कि पहले वहां मंदिर हुआ करता था, उसके आदेश के बाद वहां पर उस मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। ये कुछ धार्मिक ग्रंथों में इसके दस्तावेज भी मिलते हैं। तो इन्हीं सबको लेकर हिंदू पक्ष गया था कोर्ट में, और कोर्ट ने सर्वे की बात कही थी। और इस सर्वे की रिपोर्ट आ जाने के बाद जब वहाँ आज वीडियोग्राफी भी की गई है, फोटोग्राफी भी की गई है, अब जो कोर्ट कमिश्नर हैं ये इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेंगे। क्या क्या रिपोर्ट में आया है ये तो कोर्ट में सबमिट करने के बाद ही पता चलेगा। उसके आगे कोर्ट अपनी कार्रवाई तय करेगा कि क्या इसका और आगे वैज्ञानिक सर्वे भी कराना चाहिए, एएसआई से सर्वे कराना चाहिए। ये तमाम सारी चीजें 29 तारीख के बाद साफ होंगी। जी निश्चित तौर पर। तो इसमें कई सारे पहलू हैं, अदालत का क्या रुख रहता है और इसके साथ ही साथ प्रशासन, पुलिस प्रशासन का जो रुख है, जो रवैया है और किस तरह से वो अपनी जांच को आगे बढ़ाता है, इसमें क्या कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए हवा दिया, क्या लोगों ने इसको डिवाइड करने की कोशिश की, ये भी एक जांच का विषय रहेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सिंह। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 32 दलों के 42 नेता मौजूद रहे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके साथ ही सदन में सबकी भागीदारी जरूरी है। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। और महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना विधायक दल की बैठक आज होगी। विधायक दल के नेता आज अपने नेता का चुनाव करेंगे और इस बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 57 सीटें जीती हैं। शिवसेना ने अपने सहयोगी दलों भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी और अन्य दलों के साथ कुल 235 सीटों पर जीत दर्ज की है। देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा काम इस देश के प्रगति के लिए कर रहे हैं, अमित भाई शाह अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी दोनों की सभाएं बहुत अच्छी और महाराष्ट्र में लोगों को बहुत ही अच्छा लगा उनकी सभाओं की वजह से। और जो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो पटेंगे, जो नारे उन्होंने लगाए हिंदुत्व के मुद्दे के आधार पर, तो वो भी लोगों को अच्छे लगे, क्योंकि हमारी पार्टी जो है आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को विचारों को आगे लेके जाने वाली पार्टी और एकनाथ शिंदे जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और मुंबई में एनसीपी विधायकों की हुई बैठक में अजित पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सर्वसम्मति से अजित पवार को पार्टी का नेता चुना गया है और हमने उनसे पार्टी के संबंध में आगे के फैसले लेने की अपील की है। हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी
जो एनसीपी की है उसके नेता के पद पर अजीत पवार साहब का वहां पर चयन किया। सभी ने स्वागत किया इस बात का और साथ साथ में अजीत पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए। सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। इस कारण भारत डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि यूपीआई के जरिए अक्टूबर में 16.6 अरब लेन देन हुए हैं। इसके साथ ही इंस्टेंट डेबिट रिवर्सल 86% रहा है, जो कि पिछले साल के समान अवधि में 77% था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत का यूपीआई एक ओपन एंडेड सिस्टम है। इसमें एक सिंगल एप्लीकेशन के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या फिर व्यक्ति से व्यापारी के बीच आसानी से लेन देन किए जा सकते हैं। पात्रा ने कहा कि भारत में ग्रामीण आबादी का लगभग 40% और 20 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के कुल आबादी के 78% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिनमें से लगभग 1/3 परिवार उपभोग्य सामग्रियों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। और खबर क्रिकेट के मैदान से, पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हार का खतरा मंडराने लगा है। भारत द्वारा 534 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लिए हैं। और इससे पहले तीसरे दिन भारत ने यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के शतक की मदद से दूसरी पारी में 6 विकेट पर 487 रन बनाकर पारी घोषित की। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में पहला और करियर का चौथा शानदार टेस्ट शतक जताया। जायसवाल 161 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले मैच में शतक जमाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले सुनील गावस्कर ने 1977, एस जयसिम्हा ने 1968 में यह कारनामा दिखाया था। वहीं केएल राहुल 77 रन बनाकर आउट हुए। कोहली ने टेस्ट करियर का 30वां शतक लगाने में सफलता पाई। उनके शतक लगाते ही कप्तान बुमराह ने पारी घोषित कर दी। कोहली 100 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 38 रन बनाकर विनाबाद रहे। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।